हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सुनील कुमार और मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ सेल चैप्टर। ये 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है सेल। तो आइए हम जानते हैं सेल क्या है। बहुत छोटा सा छोटी सी चीज़ और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। एक सेल जो होता है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पहले हम इसको एक बार रीड करके समझते हैं कि क्या है सेल। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इट मीन्स बच्चों क्या हो गया इसका मतलब कि जो सेल है ना, ये आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिससे आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है, उसका आकार कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए उसका। दूसरी चीज़ है आपकी फंक्शनल, कि वो किस तरीके से काम करे, यानी क्रियात्मक। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक ये दो वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, यानी कि किसी चीज़ का आकार तैयार करना, किसी चीज़ को फिर फंक्शनाइज करना कि वो किस तरीके से काम करेगा और वो किस काम को करेगा। तो सेल के बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू, तो टिश्यू भी क्या है, सेल से ही तो मिलकर बने हुए हैं और एक ही टाइप के सेल से मिलकर वो क्या करते हैं, फंक्शनाइज करते हैं ऑर्गेन्स को, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। तो हम देखेंगे वो अगले चैप्टर में। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे सेल की। तो सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, उसको फंक्शनाइज करना, ये एक सेल कर सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि आपने देखे होंगे जितने भी इस अर्थ पर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, वो हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर ह्यूज एनिमल्स हो, सभी के सभी सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है ही नहीं जो कि बिना सेल्स के बना हुआ हो। तो यानी कि सेल्स इसीलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, यानी कि बिना इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म ना तो फंक्शनाइज कर सकता है और ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो समझ गए आपकी, यानी कि अगर हम कहें कि लाइफ की स्टार्टिंग, लाइफ शुरुआत जहाँ से होती है वो सेल से ही होती है। फिर उसी को कैटेगराइज कर दिया गया कि ये आपका प्रोटोजोआ है, ये बैक्टीरिया में है, ये आपका फंजाई में है, ये आपका एनिमल्स में है। ठीक है, तो उसी चीज़ को फिर आगे जाके फर्दर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडीज़ हैं वो सबके सब एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट यानी बहुत छोटी यूनिट जिसे सेल कहा जाता है उससे बने हुए हैं। उनका जो शरीर जो बना हुआ है ऑर्गेनिज्म का, वो किसका बना हुआ है, वो आपका सेल का बना, इसीलिए उसे सेल कहा जाता है। बहुत छोटी छोटी यूनिट जिसे सेल कहा जाता है। यानी कि अगर हम समझें इस बात को, तो जो हमारी बॉडी है, हमारा हर वो ऑर्गेन, तो हमारे मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गेन, आप जो स्किन देख रहे हो ये भी आपका सेल से ही मिलकर बना हुआ है। जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी आपका सेल से ही मिलकर बना हुआ है। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सेल बेसिकली क्या है, क्या होता है सेल।
मतलब सेल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, जिस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते आगे। बेटा अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि बच्चों ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में आपका कैटेगराइज कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए यूनिसेलुलर में मतलब कि यानी कि जो एक सेल से ही मिलकर बना हुआ हो, जिसमें सिर्फ एक सेल ही सारे मतलब जितने भी काम होते हैं सब वो एक सेल से ही हो जाते हों। और एक मल्टी सेलुलर यानी कि कई सारे सेल से मिलकर वो ऑर्गेनिज्म बना हो, तो ये मल्टी सेलुलर में आ गया। तो आइए अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सिंगल सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वो सिंगल सेल ही सब कुछ काम करेगा, वो अपने आप को जो प्रेजेंट करेगा, जो भी जैसे फंक्शनाइज करने का काम हो गया, चाहे वो स्ट्रक्चर का काम हो गया, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्शन का काम हो गया, सारे के सारे काम एक सिंगल सेल करेगा। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जितनी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि अभी मैंने वही तो बात कर रहा था कि चाहे रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, या फिर इंजेशन ऑफ फूड हो, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ एक सेल कर सकता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। अब अभी मैंने यही तो बात कर रहा, जब सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जा रही है, इट मीन्स आपका रिप्रोडक्शन भी कौन करेगा, एक सिंगल सेल ही करेगा। इसमें जब सिंगल सेल की बात हो रही है तो एक सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन करेगा, एक सिंगल सेल ही सारी वो एक्टिविटीज़ जो मल्टी सेलुलर में होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन का होना, ठीक है, डाइजेशन का होना, एक्सक्रीशन का होना, ये सारी की सारी एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ बॉडी, सब कौन करेगा, एक सिंगल सेल। द लाइफ स्पान ऑफ इंडिविजुअल्स इज शॉर्ट। एक इंडिविजुअल्स का जो लाइफ होती है इसमें बहुत कम होती है। अब भाई एक सिंगल सेल है ना, तो इसीलिए इनकी जो लाइफ है वो भी बहुत कम होगी, क्योंकि एक ही सेल तो काम कर रहा। अब एक सेल का चलना तो भाई कितने टाइम तक चलेगा वो, तो इसीलिए इनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ये एसेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, कैसे काम करता है ये। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी, अब ये मल्टी सेलुलर में आ गया है, तो अभी तो एक ही सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा था। मतलब इस तरह के जितने भी जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ये सब एक ही सेल है, इसमें कोई दूसरा सेल नहीं है जो अदर जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करे या फिर रिप्रोडक्शन करे। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें क्या है, अब ये भाई सेल अब यहाँ पे बहुत सारे हो गए, तो जब बहुत सारे सेल हो गए तो ये क्या करेंगे, ये परफॉर्म भी फिर अलग अलग करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये आपके
लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी इनमें सेल्स की जो संख्या होती है लार्ज होती है। तो इन सब कई सारे सेलों से मिलकर ये बने होते हैं, इसीलिए इन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी हमने जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की थी, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जा रही थी। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक सिंगल सेल जो है वो सिर्फ कुछ ही एक्टिविटीज़ को आपका परफॉर्म करेगा, सभी को नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ को। जैसे कि सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको देना चाह रहा हूँ कि ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का काम जैसे लीवर का हो गया, इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर हमारा हार्ट का काम अलग हो गया, किडनी का काम अलग हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से लंग्स का काम अलग हो गया। तो ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं ये अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो इसीलिए एक सिंगल सेल यहाँ पे परफॉर्म करेगा तो कुछ ही एक्टिविटीज़ को करेगा ऑफ द ऑर्गेनिज्म की कुछ ही एक्टिविटीज़ को करेगा, या एक एक्टिविटी को तो एक सिंगल सेल वो परफॉर्म कर देगा। तो ऐसे ये तो ह्यूमन बॉडी होगी, बहुत ज़्यादा ही इसमें तो मतलब इतने सारे सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, और एक तरह से हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर ऑर्गेन जो हैं वो टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। सेल के बाद टिश्यू के बाद फिर वो ऑर्गेन तब काम करेगा। तो ये तो ह्यूमन बॉडी का तो एक बहुत बड़ा मतलब एक सेल्स, इतने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यूज़ होते हैं। बट मैं और एनिमल्स की, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें अगर एक सेल कुछ एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करता है, सभी एक्टिविटीज़ को नहीं परफॉर्म करेगा। थर्ड की बात करें तो ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ओनली सम सेल्स, बॉडी के कुछ सेल्स ही आपके, जिन्हें जर्म सेल कहा जाता है, वो केवल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। केवल जर्म सेल, यानी कि उनका काम केवल रिप्रोडक्शन करना होगा, तो वो सेल जर्म सेल कहलाते हैं। और जर्म सेल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करेंगे और कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट है द लाइफ स्पान ऑफ इंडिविजुअल। एक, अब ये मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक सेल की भी लाइफ जो होती है ना वो बहुत लंबी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अदर सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसकी लाइफ ऑफ स्पान भी बहुत ज़्यादा होती है। बट अभी हमने यूनिसेलुलर में देखा था कि इंडिविजुअल्स की लाइफ ऑफ स्पान बहुत कम होती है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन ब्रेन हो गया, डाइजेशन हो गया उसका, ये सारे के सारे जो ऑर्गेन हैं ये कई सारे टिश्यू से मिलकर, मतलब सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जो है और फिर टिश्यू के बाद फिर वो ऑर्गेन बनाता है। तो इस तरीके से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बच्चों अब हम जानते हैं कुछ डिस्कवरी और साइंटिस्ट के बारे में। डेड सेल को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी? डेड सेल के बारे में किसने पता लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस को पता किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की जे.ई. पुरकिंजे ने। लिविंग सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था स्वीडन एंड स्वान ने। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन सब की डिस्कवरी की है। सेल थ्योरी में जैसे कि प्लांट्स की अपनी सेल से मिलकर बना हुआ है प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स वो भी आपका सेल से ही मिलके बना हुआ है। तो इन सब की थ्योरी दी थी स्वीडन एंड स्वान ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दो टाइप के सेल अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इन एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल।
दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का कि साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, कि लगभग में 1 से लेकर 10 mm तक का होता है, इतना स्मॉल होता है। सेकेंड पॉइंट इसी का, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इट मीन्स दैट न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो रीजन है आपका, ठीक है, ये जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियर रीजन हो गया, जो उसके आसपास का जो सराउंडेड है ये न्यूक्लियर रीजन हो गया। इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं, इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अगर सराउंडेड मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं होगा तो फिर, अब ये अगर मल्टी सेलुलर सेल की बात की जाए तो वो तो सारे के सारे भाई अलग अलग फंक्शनाइज करते हैं, तो उनमें तो क्या होता है कि सराउंडेड होती है मेम्ब्रेन। बट इसमें क्या है, ये प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंगल सेल की बात हो रही है, मतलब ये आपका यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनके, इसीलिए उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होती है। न्यूक्लियर रीजन नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जब सराउंडेड रीजन नहीं होगा, न्यूक्लियर सराउंडेड रीजन नहीं होगा, तो न्यूक्लियस एब्सेंट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, जब हम आपको डीएनए बताएंगे तो डीएनए में ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियस वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको न्यूक्लियोइड और ये सब बताएंगे, न्यूक्लियोल्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे। तो न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। तो अभी मैंने यही बताया आपको कि ये आपका फोर्थ पॉइंट है और ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट बताया न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट। तो ये जब मैंने बताया ना, अभी ये टर्मिनोलॉजी आप बस देख लीजिए कि क्या ये एब्सेंट होता है नहीं होता है। इसको मैं अलग से डिफाइन करूँगा पूरा कि न्यूक्लियोलस होता क्या है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब जब अभी हमने क्या देखा, जब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो भाई इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल क्या होंगे, एब्सेंट ही होंगे। अब बात करते हैं, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि जो, अब ये सेल्स क्या है, सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं और ऑर्गेनल्स कोशिकांग हो गया। तो ये अंदर का पार्ट है आपका, ऑर्गेनल्स क्या है, अंदर के पार्ट हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इनके ऊपर आपकी मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन। अब यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा वो किसके द्वारा होगा, फिजन के द्वारा होगा या फिर बडिंग के द्वारा होगा। इसका मतलब ना तो इसमें माइटोसिस होगा और ना म्यूसिस होगा, म्यूटिक होगा, ठीक है, ना तो माइटोसिस होगा ना म्यूसिस होगा, इन में से नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसमें बडिंग के द्वारा होगा, फिजन के द्वारा होगा क्या, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसे माइटोसिस या म्यूसिस कहते हैं। तो उसके द्वारा सेल डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिजन होगा या फिर बडिंग होगा। दैट मीन्स ये आपकी फिजन और बडिंग जो होते हैं ये आपके प्लांट में आ जाते हैं। जैसे कि हाइड्रा वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें आपका
फिजन वगैरह हो गया, मतलब कई सारे जैसे यीस्ट हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, इनमें फिजिंग होता, बडिंग, ठीक है, यानी कि एक आपने बडिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक ही चीज़ से कई सारे पौधे बन जाते हैं तो वो बडिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सेल्स इज लार्ज, यानी कितना लार्ज होता है, 5 to 100 mm तक का होता है, इतना लार्ज होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। अब यहाँ पर जब न्यूक्लियस आ गया है तो उसके सराउंडेड क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, जो क्या करेगी, अलाउ करती है, परमिशन करती है कि भाई किस मटेरियल को अंदर आना है, किसको नहीं आना है। तो मेम्ब्रेन का काम बस यही है कि वो क्या कर देगी, जो मटेरियल इसेंशियल होगा उसको तो अलाउ करेगी, परमिशन देगी, अदरवाइज किसी एक्स्ट्रा मटेरियल या किसी अननोन मटेरियल को एंटर नहीं करने देगी। थर्ड पॉइंट है इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, अब भाई यहाँ पे जो डीएनए का रोल बढ़ जाता है तो इसीलिए इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, जबकि हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है, बट यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक्स में। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट आया आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसेट्रा। तो अब हम इन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे 1 by 1 करके कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है। तो ये सारे के सारे सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल्स के पार्ट हैं, तो ये किस तरीके से काम करेंगे तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जिनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करते हैं इतने सारे ऑर्गेनेल्स ये किससे बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। और मेम्ब्रेन को मैंने क्या बताया, मेम्ब्रेन किसी भी सेल्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन का मतलब बस यही, तो बहुत हल्की, बहुत पतली एक वो कवर होता है जो क्या करता है, किसी भी मटेरियल को एंटर करना, ठीक है, उसको एग्जिट करना, वो परमिशन देता है। तो ये आपका मेम्ब्रेन का काम होता है। 6 पॉइंट्स सेल डिवीज़न अकर्स बाय माइटोसिस और म्यूटिक सेल डिवीज़न। तो इसमें सेल डिवीज़न जो होगा वो इसके थ्रू होगा, इस प्रोसेस के थ्रू होगा, माइटोसिस और म्यूटिक सेल डिवीज़न के द्वारा, जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। इसमें नो माइटोसिस नो म्यूटिस। तो बच्चों अब हम जानते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोनों शब्द कुछ कुछ लगभग में एक जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग हैं दोनों। तो जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में कि इट इज़ लार्जर इन साइज़, साइज़ में ये बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और जो न्यूक्लियोइड होता है ये कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियस का, इट हैज़ अ कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवलप, ये आपका डबल मेम्ब्रेन एनवलप से मतलब ढका हुआ होता है, कवर होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उससे ये कवर्ड होता है। सॉरी, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट, न्यूक्लियस में, सॉरी, ये आपका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एब्सेंट इन इट और इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट।
सेकेंड पॉइंट है कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। जिसमें कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये आपकी फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड एक्वस बेस्ड लिक्विड होता है जो कि एक न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोइड में होता है आपका। तो ये साइटोप्लाज्म है, इसमें मतलब मेम्ब्रेन होती नहीं है। जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है इसमें तो डबल होती है, लेकिन इसमें एब्सेंट होती है। किसमें? न्यूक्लियोइड में। थर्ड पॉइंट आपका आता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, इट डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों कि डीएनए जो कंटेंट होता है वो इक्वल टू 2 और मतलब किसके बराबर होता है? 2 और उससे ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। और इसमें इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। फिफ्थ पॉइंट है इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन। इसमें क्या है? ये जो डीएनए होता है ये किससे जुड़ा होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। और ये किससे मिलता है? क्रोमेटिन से मिलता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होता ही नहीं है। तो डीएनए ऑफ अ न्यूक्लियोइड इज ऑफनली कैसा होता है? ये नेक्ड होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है। जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर वो कैसा होगा? नेक्ड होगा, यानी खुला हुआ होगा, ये कवरिंग नहीं होगा। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोइड क्या है। तो बच्चों यहीं पे मेरा ये लेक्चर आपका फिनिश होता है और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आगे की बातें, जो इसके हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के। ठीक है, तो आपसे बस आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और देखते रहिए। आप देखते रहिए, आप सब चीज़ें, आपको कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं। थैंक यू।